Question number 5. Angad Private Limited is engaged in the business of distribution of construction material. As an incentive, Angad Private Limited pays an amount of इतना रुपया to its employees upon achieving a specific sales target. The incentive is part of the salary of the employees and applicable tax is deducted. बोलता है incentive जो दिया है वो salary का part है और tax deduct हुआ जाता है। ठीक है, जो भी एज पर रेलिवेंट इनकम टैक्स प्रोविजन। हम लोग को बताया नहीं कि पैसा किस में काटा है। देखो कितना शाना है, ये बोल सकता था कि वो 192 में काटता है तो हम लोग को पता चलता कि सैलरी है, तो हम लोग को उसमें दिमाग नहीं लगा रहे। सैलरी इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी इन द कोर्स और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो ये इसमें क्लैरिटी से बताया नहीं है लोग। ठीक है। तो देन अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू कि जीएसटी लगना नहीं चाहिए क्योंकि इंसेंटिव एम्प्लॉय को दिए। बताओ जो अंगद का व्यू है सही है कि गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन। सो शेड्यूल 3 बोलता है, अगर किसी को नहीं पता है कि शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 3 बोलता है, देखो शेड्यूल 1 और अगर 2 3 कर लोगे, मैक्सिमम जो है 3 और 2 1 से आता है, तो आपका लेट्स से 30%, 20 to 30% क्वेश्चन का कहीं ना कहीं पे ना यूज शेड्यूल 1 और 3 का होता है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ गेम चेंजर। मतलब क्योंकि ये पैराडॉक्स क्रिएट करता है बहुत जगह। तो ये जो है ना ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शेड्यूल 1 and 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सब पढ़ना चाहिए। शेड्यूल 3 बोलता है कि कुछ सप्लाई ऐसा है जिसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब अगर आप अपना लैंड बेच दे रहे हो तो इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। तो बोलता है अगर एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयर को इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विस देता है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते। ठीक है। नाउ इन दिस केस एक सेल्स टारगेट था। वो सेल्स टारगेट को अचीव करने के ऊपर में अंगद ने अपने एम्प्लॉय को 75,000 रुपया दिया, विच इज इंसेंटिव। इट इज अ पार्ट ऑफ द सैलरी, इट हैज बीन क्लियरली स्टिपुलेटेड हियर। ठीक है, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एज सोर्स एज पर रेलेवेंट टैक्स प्रोविजन। Therefore, this amount has been paid to employees in the course of and in the relation to employment, and therefore no GST is applicable. Sorry, that's too dirty. No GST is applicable on that 75,000. दिस इज वेरी मच क्लियर, बट तुमको ये बोलना है अंगद का व्यू क्लियर है कि नहीं। ये बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में पूछता है वो बता दें अंगद का व्यू जो है इज करेक्ट। The views taken by Angad Private Limited is correct. Simply. ठीक है. That's question number 5 for you. Moving to next question. XYZ Consultancy, registered in Bangalore, supplies technical consultancy service to its client. It has been providing technical consult services to BA Limited Mumbai since past 2 years. Consideration जो है BA Limited देता है, assignment wise देता है। ठीक है। BA Limited paid 37 lakhs to XYZ on 10th of January for XYZ consultancy agreeing not to provide similar technical service to any other business entity in India or abroad for a period of like 8 years. बोलता है, आने वाला 8 साल तक ना ये जो सर्विस मेरे को दे रहे हो ना किसी और को मत देना। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट कि आप बाजार में जाके किसी और को सर्विस नहीं देंगे। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्लूसिविटी है यहाँ पे कि आप मेरे को एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप मेरे को ही सर्विस देंगे और आप किसी को सर्विस नहीं देंगे। ठीक है। और फ्री में तो मिलता नहीं एक्सक्लूसिविटी। कभी भी आपको कोई भी एक्सक्लूसिव एक्सेस फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपका या तो इनकम लेवल, एलिजिबिलिटी लेवल हाई होना चाहिए, या तो उसका चार्जेस बहुत हाई होगा तो आपको कुछ पैसा देना होगा। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने 37 लाख रुपया दिया उसको, चार्जेबल टू टैक्स, नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। तो बोलते हैं कि मैंने जो 37 लाख रुपए दिए है ना आपको, उसको जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ठीक है। You are required to examine whether the views taken by XYZ consultancy is valid in law.
or not. It is to be noted that BA Limited is not ready to pay any further amount to XYZ Limited in addition to the amount already agreed. ठीक है, 37 लाख के ऊपर और कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको लास्ट में बताऊँ। whatever which has been agreed, because they are saying कि GST is not applicable. So basically what they are saying कि 37 प्लस GST होना चाहिए था अगर GST लगता, लेकिन वो बोलता है GST लगना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसीलिए वो 37 लाख रुपए देके चुप हो गए। नाउ अगर आपको कैलकुलेशन आ जाएगा ना एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना, ये 37 लाख के ऊपर में अगर आपको जीएसटी कैलकुलेट करने बोलेगा तो दिस 37 लाख इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी लगता है तो दैट इज अ मेजर प्री कंडीशन। तो अगर इसमें जीएसटी लगता है तो व्हाट यू हैव टू डू इज 37 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 एंड यू विल गेट द जीएसटी अमाउंट, बिकॉज दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ग्रॉस अप जो बोलते हैं हम लोग। इस केस में ये क्या है कि अब हमको डिटरमाइन करना है पहले जीएसटी लगेगा कि नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको पहले देखना होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस एक्स वाई कंसल्टेंसी इज प्रोवाइडिंग टू बीए लिमिटेड बाय अग्रीइंग टू दिस एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट। सो आपका शेड्यूल 2 जो है, पैरा 5, आई थिंक इट्स ई, आई एम नॉट श्योर, इट स्टेट दैट अगर आप कोई एक्ट टॉलरेट करते हो, टॉलरेटिंग एन एक्ट, डूइंग एन एक्ट, agreeing to do an act and becomes a declared service। मतलब प्री जीएसटी रेजाइम में हम लोग उसको डिक्लेयर्ड सर्विस बोलते थे सर्विस टैक्स में, जब आप एक्ट कोई टॉलरेटिंग एन एक्ट या टू नॉट टू डू एन एक्ट और डूइंग एन एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट अगर कुछ करते थे तो उसको डिक्लेयर्ड सर्विस में डाल के उसके ऊपर सर्विस टैक्स पेबल होता था। अकॉर्डिंगली जीएसटी में ये सारे सर्विस जो है इसको डीम्ड सर्विस बोल दिया गया है शेड्यूल 2 में। ये डीम्ड सर्विस है और इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा, एंड देयर फॉर ये जो 37 लाख रुपीज है इसके ऊपर में आपको जीएसटी पे करना होगा आपको। मतलब यहाँ पे रिफर टू एज XYZ कंसल्टेंसी को, बिकॉज दे आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू एनी अदर वेंडर बाय एंटरिंग इनटू एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट विद द बीए लिमिटेड। नाउ ये तो आपको समझ में आ गया कि 37 लाख रुपीज है अगर जीएसटी लगेगा, और XYZ बोलता है, बीए लिमिटेड बोलता है कि मैं और कुछ पैसा नहीं दूंगा, तो आपको 37 के ऊपर 18 इंटू 118 करके 6.2 कुछ आएगा, वो आपको पे करना होगा जीएसटी में। मतलब ये जो इसमें 6 लाख रुपए है ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। इसको अलग टर्म्स में देते हैं, मतलब नॉट रेलिवेंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड आंसर, बट जब आप प्रोफेशनली करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमको ये ध्यान में रखना है कि 6 लाख रुपया जो है मेरे को उसका जीएसटी भरना होगा, तो ये मेरा कॉस्ट हो गया। दिस इज नो मोर एन इनकम, बिकॉज अगर पार्टी सामने वाला XYZ को ये व्यू नहीं देता, XYZ बीए लिमिटेड, XYZ कंसल्टेंसी अगर उसको ये व्यू नहीं देता कि नो जीएसटी इज नॉट चार्जेबल, तो सामने वाला बीए लिमिटेड उसको 37 प्लस 18% जीएसटी ऑन 37 देता, जिससे उसका ये 37 पूरा रेवेन्यू होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें से 18% जो है उसका कॉस्ट को हिट करेगा, क्योंकि 18% वो जीएसटी में पे करेगा, तो उसका नेट इनकम विल बी बाई 31 lakhs और सो। ठीक है, दिस इज नॉट रेलिवेंट हियर, बट व्हेन यू डू इट प्रोफेशनली यू विल अंडरस्टैंड दैट कहाँ पे कंसिडरेशन आपके पास आया विद जीएसटी, कहाँ विदाउट जीएसटी। और हमको ध्यान में रखना होगा कि विदाउट जीएसटी आ रहा है तो अगर जीएसटी का इंसिडेंस होगा तो मेरे को उतना जीएसटी पोर्शन के लिए मेरा मार्जिन हिट हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखने का है। नाउ अब ये सब बताने के बाद एक आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर नंबर 178/10 2022। ये सर्कुलर वाज अ लैंडमार्क सर्कुलर बिकॉज इट चेंज द वे हाउ लिक्विडेटेड डैमेजेस आर बीइंग टैक्स्ड। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, लेट से सपोज आपको कोई माल रिसीव होना था 10th को, लेकिन आपका माल रिसीव होता है 17th। कि जो 7 दिन का डिले हुआ उसके कारण से आपका प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस आया, आपका प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ, तो आप क्या करते हो, ये 7 दिन का एक पेनल्टी मारते हो, पार्टी को बोलते हो लेट से 1% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू, लेट से 1 CR का 1%, दैट इज 1 लाख रुपए आप मेरे को दो।
एज अ पेनल्टी। नाउ द क्वेश्चन वाज कि ये जो है पेनल्टी जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं टुवर्ड्स लिक्विडेटेड डैमेज और मोस्टली नोन एज एलटी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ना ये सर्कुलर ये बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं ना, हमको ये नहीं है मकसद से एंटर करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना हो। हम ये मकसद से एंटर करते हैं कि दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंप्लीटेड, द वेंडर शुड सप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो पेनल्टी चार्ज करते हैं ये एक तरह का डेटरेंस है। डेटरेंस मतलब आपको एक अपना वेंडर लोग के ऊपर एक चेक लगा के रखना पड़ता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे टाइमली तो हम आपका पैसा काट लेंगे। अगर ये डेटरेंस नहीं होगा, वेंडर अपने मर्जी से जब इच्छा वो 11 का बदले में 31 को आपको सप्लाई करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देर इज नो एनफोर्सिबिलिटी प्रोविजन that can enforce a penal charges for delay or breach of contract. So this liquidated damages are charged basically for breach or delay or deficient provision of service or supplies का contract के केस। तो ये सर्कुलर ये बोलता है कि परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर अगर आप कोई पेनल चार्जेस ले रहे हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर में नो जीएसटी। हाउएवर अगर आप कोई चार्जेस ले रहे हैं जहां पे आपका इंटेंशन ही यही है कि वो परफॉर्मेंस करना ही नहीं है, उस केस में जीएसटी लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पैसा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यू वांट टू रिफ्रेन इन engaging with any other consultant, any other companies. The PA Limited want to refrain XYZ consultancy from engaging in any other service, technical consultancy service to any other clients. Therefore, ये तो आपका सर्विस ही हो गया। यहाँ पे तो नॉन परफॉर्मेंस इज द मेन प्रिंसिपल सप्लाई। यहाँ पे तो नॉन परफॉर्मेंस ही इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जब आप पेनल्टी लगाते हैं एज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ मेन कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, इस तारीख को देना है, ये सर्विस देना है एक्सेट्रा, और नहीं देते हो तो पेनल्टी लगता है। बट यहाँ पे पेनल्टी ही कंसिडरेशन है क्योंकि आप चाहते हो सामने वाला परफॉर्म ना करे। इस केस में जीएसटी लग जाएगा। ध्यान रखना 178/10/2022 is a very important circular, academically as well as professionally, because there are a lot of issues that has been dealt in this circular and it is very important. For the purpose of this answer, you may quote and you might not quote. There is no direct issue. अगर आप ऐसे भी शेड्यूल 2 का रेफरेंस लेकर ये आंसर लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिखना है शेड्यूल 2 में लिखा गया है कि ये जो होता है ये टॉलरेटिंग एन एक्ट एक्सेट्रा इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस हियर XYZ लिमिटेड is referring to do an act and hence 27 lakh paid by BA Limited to XYZ Limited is towards consideration and GST is applicable. Reference to circular, you might not give. Another extension of this is EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है। वो क्या होता है, जब हम लोग कोई भी बड़ा गवर्नमेंट कंपनी का टेंडर भरते हैं तो उसमें ईएमडी का पैसा भरा जाता है। मतलब एक मिनिमम अमाउंट भरवाता है कि मतलब कोई भी एरा गैरा आगे ना अप्लाई ना कर दे टेंडर पे। एक जो भी वेंडर है उसका एक रीजनेबल साइज होना चाहिए और उसका रीजनेबल क्रेडिट कैपेसिटी एक्सेट्रा होना चाहिए। तो वो लेट से बोलेगा 1 लाख रुपए जो है आपको भरना है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा अगर आपको टेंडर नहीं मिलता है या तो मिल जाता है। अगर आपको टेंडर मिल जाता है और आप काम नहीं करते तो ये 1 लाख रुपया फोरफिट हो जाएगा। नाउ दिस forfeiture is in the nature of a penalty which is levied for non performance of contract। यहाँ हमको 1 लाख रुपया कमाने के लिए नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि मेरा मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा, हो सकता है 1 करोड़ रुपए का हो। बट ये 1 लाख रुपए इसे डिटरेंस की पार्टी ऐसा ना करे, टेंडर भरेगा, टेंडर भर के बोलेगा हम नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स को ब्रीच कर देता है एक्सेट्रा। तो इसीलिए ईएमडी फोरफीचर जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के ऊपर में
जो फोरफीट करता है ना, फोरफीट मतलब अब आप उसको पैसा नहीं देंगे, अब ये जमा हो गया, फोरफीट हो गया, ठीक है ना, फोरफीचर के ऊपर में नो जीएसटी। I hope this entire question is clear. There are a lot of concept in this question. This is very important question for the purpose of understanding. इसी को आपको reference लेके multiple different types of question बना सकते हैं. Moving to next question.